Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center। कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो आज हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन को ही डिस्कस किया था। उसके दो टाइप्स भी देखे थे, जो उसका जो फंडामेंटल टाइप्स होता है, जो उसका मूलभूत भाग होता है, उसको हम लोगों ने देखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या बताया था मैंने इसके बारे में, डेफिनेशन भी बताया था मैंने और उसके बारे में एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। तो अगर एक ही कार्बन एटम से जो है दो एटम का एलिमिनेशन हो रहा था, यानी दो वैलेंसी कार्बन के खाली हो रहे थे, तो उसको हम लोगों ने एक नाम दिया था, उसको हम लोगों ने एक नाम के द्वारा इंडिकेट किया था अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अगर दो एडजेसेंट कार्बन से यानी दो बगल वाले कार्बन से दो परमाणु का एलिमिनेशन हो रहा था, जैसे HCl बाहर निकल रहे थे, HBr बाहर निकल रहे थे, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने एक और चीज इसमें बताई थी, बहुत ही वह स्पिरिचुअल फैक्टर था इस टॉपिक का, कि जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है यह बहुत ही रेयर रिएक्शन होता है, बहुत ही दुर्लभ अभिक्रिया यह होती है। अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम इस टाइप का रिएक्शन जो है सो पाया जाता है। लेकिन जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन था, जनरली इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं, एक E1 रिएक्शन और दूसरा E2 रिएक्शन। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को बेसिकली E1 रिएक्शन देखना है, E2 रिएक्शन देखना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोगों को देख लेना है, थोड़ा सा विचार करना है। एक रूल है हमारे पास, एक नियम है जिसको बोला जाता है सेटजेफ रूल, अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल। क्या बोला जाता है इसको? अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल। इन्होंने 1875 में इस रूल को दिया था, 1875 ईस्वी में इन्होंने इस रूल को दिया था। तो इस रूल के अंदर ये बताया गया कि अगर जो हैलोजन एटम है, एक तो फिक्स है कि एक हैलोजन एटम का निष्कासन होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा सा चैन है, कोई बहुत बड़ा चैन है और दो साइड से हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन संभव हो, अगर दो कार्बन है तो एक जगह से हैलोजन निकल जाएगा, एक जगह से हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। लेकिन अगर चैन बड़ा हो, मोर देन 2 कार्बन हो, मोर देन 3 कार्बन हो, तो अगर दो साइड से हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन संभव हो, दो साइड से हैलोजन एटम का निराकरण संभव हो, विलोप संभव हो, तो किस साइड से हाइड्रोजन निकलेगा, किस साइड से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो यही रूल एक्चुअली डिस्कस किया था सेटजेफ साहब ने, जिनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर सेटजेफ। 1875 में इन्होंने इस रूल को बताया था। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस रूल को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, E1 रिएक्शन के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो देखा जाए पहले, ये अपने पास है लेक्चर 32। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 32। कितना नंबर लेक्चर है ये? 32 नंबर है। लेक्चर 32। एक नियम देखना है हम लोगों को, अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल। कौन सा नियम है स्टूडेंट अपने पास? अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल, जिसको आपके बुक में दिया होगा केवल सेटजेफ रूल। क्या दिया होगा? सेटजेफ रूल। तो मैंने यहाँ पे इनका पूरा नाम लिख दिया है, इनका एक कंप्लीट नेम लिख दिया है मैंने,
जिसका नाम है अलेक्जेंडर सेडजेफ रूल। इस रूल को हमें अभी यहाँ पे समझना है, इसको थोड़ा सा देखना है कि आखिर अलेक्जेंडर सेडजेफ रूल है क्या। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है HCl सिंगल बॉन्ड CH फिर CDRH और H। ठीक है, और यह रिएक्शन हो रहा है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में हो रहा है स्टूडेंट? एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पे देखिए HBr यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, यानी HBr का जो एलिमिनेशन है वो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु इधर से आएगा कि इधर से आएगा। ये कुछ हमारे पास कुछ नियम है क्या? तो अलेक्जेंडर साहब ने जो है इसी के बारे में एक नियम बनाया कि अगर हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन दो तरह से संभव हो, दो तरीका से संभव हो, दो ओर से संभव हो, तो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन उधर से होगा जिधर नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल ज्यादा रहेगा, यानी जिधर कार्बन चैन वाला अल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेगा। तो हम या मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन है। कौन सा कार्बन है स्टूडेंट? एक सेंट्रल कार्बन है जहां पे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो इधर अगर हम लोग देखते हैं, इधर देखते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें दो कार्बन है, और इसके इधर देखते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिधर एक कार्बन है। तो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन उधर से होगा जिधर मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप हो, यानी जिधर मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप उपस्थित हो। तो मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप किधर उपस्थित है? यहां से इधर देखते हैं तो दो कार्बन है, यहां से इधर देखते हैं तो एक कार्बन है, यानी हाइड्रोजन एटम देने का हक किधर से? इधर से है। इसलिए हाइड्रोजन एटम का जो एलिमिनेशन है वह इधर से ही होगा, कम अल्काइल ग्रुप वाले एटम की ओर से नहीं होगा। यानी जो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होगा वह जिधर अल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेगा उधर से होगा, जिधर अल्काइल ग्रुप कम रहेगा इधर से होगा। यानी यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है जिसमें कितने कार्बन है अपने पास? दो कार्बन है, लेकिन यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है जिधर कितना कार्बन है? केवल एक कार्बन है। तो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन उधर से होगा जिधर मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप उपस्थित रहेगा। यानी फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH H प्लस बाहर हो जाएगा KBr प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम उधर से आया जिधर से मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप हो, यानी मैक्सिमम अल्काइल रेडिकल।
यानी इधर का अल्काइल रेडिकल में 2 कार्बन उपस्थित है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन इधर तो एक ही कार्बन उपस्थित है। यानी जिधर जितना ही लंबा चयन होगा उधर से ही हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होगा, जिधर कम कार्बन होगा उधर से कम अल्काइल रेडिकल, उधर से हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन नहीं होगा। तो यही बताया था अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल ने। अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल इन्होंने दिया था 1875 ईस्वी में। कितने ईस्वी में दिया था स्टूडेंट? 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल। क्या दिया था इन्होंने? अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल। तो इसी नियम को बोला जाता है अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल। यानी हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन 2 प्रकार से संभव हो। तो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन उधर से होता है जिधर अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो, यानी जिधर कार्बन चयन क्या हो, ज्यादा। तो ये हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। क्या आ गया? एग्जाम्पल। अब हमें देखना है इसका डेफिनेशन, इसके परिभाषा को देखना है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु का, दिख रहा है क्लियर? यदि हाइड्रोजन परमाणु का बिलो 2 प्रकार से संभव हो, तो उस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु का बिलो उधर से होगा जिधर मैक्सिमम, जिधर अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो, जिधर अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो। यानी अगर हाइड्रोजन एटम का विलोप 2 तरीका से संभव हो, 2 ओर से संभव हो, तो हाइड्रोजन एटम का विलोप उधर से होगा जिधर मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप हो। यानी इधर मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप है कि नहीं, और इधर क्या है? मिनिमम अल्काइल ग्रुप है। तो हाइड्रोजन एटम किधर से आएगा? इधर से आएगा। इधर से हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। यही इसी रूल को बोला जाता है सेटजेफ रूल या अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल, जिसको इन्होंने 1875 ईस्वी में बताया था। तो इसको आप लिख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मोर देन 2 कार्बन वाला एलिमिनेशन रिएक्शन मिल रहा है तो वहां पे आपको इस नियम का फॉलो करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, अब अगेन जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारे पास, जो बीटा निराकरण अभिक्रिया है, उसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में उसको विभाजित किया जाता है। पहला को बोलते हैं E1 रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं E2 रिएक्शन। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग देख रहे थे
प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 SN2 को सेम थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, या E1 E2 रिएक्शन, E1 जो है या केवल या जो है 3 डिग्री में सबसे फास्ट होता है और 1 डिग्री में सबसे स्लो होता है। सिमिलरली जो हमारे पास E2 है वह प्राइमरी में सबसे फास्ट होता है और सेकेंडरी में जो है वह स्लो होता है। तो इसी चीज को हम लोगों को देखना है। देखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को दो पार्ट में या दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला इसमें हो जाता है, 1 नंबर में हो जाता है E1 रिएक्शन। E किसको इंडिकेट कर रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं E1 रिएक्शन। अगर कंप्लीट नाम लिखा जाए तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका कंप्लीट नाम क्या है स्टूडेंट? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एकल आणविक या एक आणविक विलोपन, एक आणविक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? एक आणविक विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है? यह जो है केवल सिमिलरली इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, या कोई अदर इसमें एटम है उसके या कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। यानी यह अभिक्रिया थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि यह रिएक्शन आखिरकार होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम लोग देखते हैं, CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 OH। इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहां से हमारे पास आता है क्या? OH। क्या आता है स्टूडेंट? OH। और यहां से बाहर निकल जाता है H। क्या निकलता है? यहां से OH और यहां से H, यानी सबसे पहले बाहर क्या निकल गया? H2O। क्या बाहर निकल गया स्टूडेंट? H2O। और यहाँ पे हमें मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड और CH2 जिसका नाम है इथेन। क्या नाम है स्टूडेंट? इथेन। और इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल एल्कोहल। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं। मैकेनिज्म इसके समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म
सबसे पहले रिएक्शन कराया जाए H2SO4 का, किसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, H2SO4 का, तो S ब्रेक हो जाता है प्लस में और प्लस HSO4 पे जो है वह चार्ज आ जाता है माइनस चार्ज। क्या चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज। अब हम आते हैं इथाइल अल्कोहल के ऊपर, तो CH3 CH2 और यहाँ पे देखते हैं O और यहाँ है H, तो यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित रहता है। तो फिर यहाँ पे अटैक करता है H हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे अटैक करता है, यानी H प्लस। ठीक है, अब प्लस कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस कहने का मतलब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की हार्वेस्टिंग है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है, तो यह इसको दे सकता है कि नहीं, और इसकी कमी को पूरा कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका जो मैकेनिज्म है वह कुछ इस प्रकार बन जाता है, CH2 और फिर O और यहाँ पे आ जाता है H, फिर यहाँ पे भी आ जाता है H और यहाँ पे बच जाता है दो इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है स्टूडेंट, दो इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, और यह होता है इंटरमीडिएट स्टेट। कौन सा स्टेट होता है, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहां से जब ये ब्रेक हो गया, यहां से जब ये टूट गया, तो यहां से सबसे पहले बाहर निकल जाता है H2O। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, H2O, यानी उसको अगर हम लोग इस प्रकार कुछ आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले बाहर निकल जाता है H2O। क्या बाहर निकल जाता है, H2O, और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है CH, यहाँ पे एक H है क्या, और जब वो बाहर निकल गया यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके, तो यहाँ हो जाता है CH2 और यहाँ पे चार्ज कौन सा हो जाता है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में। अब देखिए इस स्टेप को अगर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटेगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज, और जहां से गया यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, माइनस चार्ज, यानी CH2 माइनस चार्ज और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, और यहां से बाहर क्या निकल गया, H प्लस आयन। क्या बाहर निकल गया स्टूडेंट, H प्लस आयन। यह दोनों मिलके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, क्या, माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, यानी फाइनली हमें मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस आयन हमारे पास बच गया है। अब इस H प्लस आयन का रिएक्शन जो है अगेन हो जाता है HSO4 माइनस के साथ, तो यह माइनस प्लस मिलके फिर क्या बना देता है, H2SO4। क्या बना दिया स्टूडेंट, H2SO4। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझते हैं, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, H प्लस आयन जो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो यह बनाता है H प्लस आयन, यानी एक प्रोटॉन बनाया। फिर इस प्रोटॉन का रिएक्शन करा दिया मैंने अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के साथ यह मिलकर के ऑक्सीजन आयन बना लेता है। फिर जब हम एक पहला सब्ट्रैक्ट लेते हैं तो वहां से H प्लस आयन का रिमूवल होता है, और फिर उस H प्लस आयन से SO4 माइनस निकाल के और H2SO4 बना लिया है। यानी हमारे यहाँ पे कैटालिस्ट आया, अपना काम किया, फिर अपना काम खत्म हुआ, अभिक्रिया से क्या हुआ, बाहर हो गया, और हमें क्या बना के दे दिया, हमें वह एक प्रोडक्ट बना के दे दिया। क्या बना के दे दिया, प्रोडक्ट बना के दे दिया। यानी सिमिलरली यहाँ पे फिर वही रिएक्शन हुआ जो एलिमिनेशन रिएक्शन का मेन कंसेप्ट है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन का मेन फंडा है। यानी यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड को या क्या चीज में बदल दिया, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड में या बदल दिया उस चीज को। तो इस रिएक्शन को पहले लिख लीजिए, देन हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर देखते हैं कि यह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में या टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल में
या कैसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है, कैसे तीव्रता से रिएक्शन कर रहा है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहले इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन के अंदर। चलिए, हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर देखते हैं, एक नोट लिखते हैं कि E1 रिएक्शन जो है या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होता है, और जैसे जैसे हम 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर आते हैं इसका स्पीड जो है वह स्लो होते जाता है, धीमा होते जाता है। तो उसी चीज को हमें अभी यहाँ पे देखना है। चलिए, एक नोट में लिखा जाए, एक नोट में देखते हैं हम लोग। नोट लिख करके लिखिएगा, NOTE नोट। तो E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, E1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तीव्रता से होती है तथा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर आने पर, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर आने पर, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर आने पर इसका तीव्रता, इसका तीव्रता कम होते जाता है, इसका तीव्रता कम होते जाता है। सिमिलरली जस्ट लाइक दैट SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर आ रहे थे उसका स्पीड जो है सो वह स्लो होते जाता है। सेम थीसिस, सेम कंसेप्ट जो है वह E1 रिएक्शन के अंदर होगा, लेकिन वहां पे रिप्लेसमेंट हो रहा था, वहां पे इंटरकन्वर्जिबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है अभिक्रिया से बाहर निकलेंगे। तो नोट लिख लीजिए। देन नोट के बाद हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, फिर एग्जांपल के बाद हम लोग देखते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाला जा सकता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, CH3 और यहाँ है CH3। यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है क्लोरीन। क्या लगा हुआ है स्टूडेंट? क्लोरीन। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन मैंने कराया स्टूडेंट? एल्कोहलिक KOH के साथ। और कार्बन के तीनों वैलेंसी में अल्काइल रेड कलर लगे हुए हैं। इट मींस इट एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी टर्शियरी। क्या नाम हो जाएगा? बोलिए, कई बार मिल चुका है हम लोगों को। टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या नाम है स्टूडेंट? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिए यह काम कैसे करता है। यहां से एक H आएगा, यहां से एक H आएगा क्या, और यहां से क्या निकलेगा? Cl निकलेगा। एक H निकलेगा और एक Cl निकलेगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, यानी CH3
C डबल बॉन्ड CH2, ओके, और यहां अगेन आ गया हमारे पास CH3, क्या आ गया CH3 प्लस बाहर निकल जाता है KCl प्लस H2O। तो यहाँ पे यह जो है एलिमिनेट हो जाता है, यह क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, एलिमिनेट हो जाता है, अभिक्रिया से यह बाहर हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे भी यह अनसेचुरेटेड सिस्टम को बदल दिया सेचुरेटेड सिस्टम में। इसका नाम हो जाता है एक, क्या नाम हो जाएगा इसका, एक लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया जाए, एक लंबा चेन इसका भी चूज कर लिया जाए, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, यानी 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 2 मिथाइल अप्रोपीन, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, या प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब हमें देखना है इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक क्लोरीन अभिक्रिया से बाहर निकलेगा, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। फिर हाइड्रोजन एटम निकलेगा, हाइड्रोजन एटम पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इट मींस इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके ये क्या कर लेगा, आपस में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म, चलिए KOH तो सबसे पहले मैंने तोड़ा, तो K ब्रेक होगा प्लस में, प्लस OH ब्रेक होगा माइनस के अंदर, ठीक है। यानी K ब्रेक हुआ प्लस में और OH ब्रेक हुआ माइनस में। सिमिलरली चूंकि OH का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, जो OH के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है वो क्या है, ज्यादा है, और जो K है उसके पास क्या है, कम है, क्योंकि K जो है सो एक मेटल को रिप्रेजेंट करता है, एक धातु को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3 और यहाँ है हमारे पास Cl। फिर जब यहाँ पे हेड्रोलाइसिस होगा, क्या होगा, हेड्रोलाइसिस, होमोलाइसिस, ये सब चीजें मैंने डिस्कस किया है पिछले क्लास के अंदर। तो यह बन जाएगा CH3 प्लस यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और Cl पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल और कार्बोकेटाइन। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है सो यहां से निकलेगा H, कहां से H निकलेगा, या H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, और यहां से भी निकल सकता है। इसके लिए कोई भी हमारे पास एक लिमिटेशन नहीं है। H यहां से भी ब्रेक हो सकता है, यहां से भी ब्रेक हो सकता है, यहां से भी ब्रेक हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, चलिए, तो CH3 अब देखिए, अगर यहां से एक H ब्रेक हुआ तो यह क्या बन गया, CH2, और प्लस यहाँ पे ब्रेक क्या हुआ, H प्लस आयन, क्या ब्रेक हुआ है, H प्लस आयन। इट मींस यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। यहाँ पे पहले से कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो माइनस प्लस मिल के जो है एक बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। तो इस केस में बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और नेक्स्ट CH3 प्लस यहाँ से बाहर निकल गया H प्लस आयन, क्या निकल गया, H प्लस आयन। अब H प्लस आयन यहाँ पे निकला है और Cl यहाँ पे निकला है, दोनों मिलके क्या बना दिया, HCl, क्या बना दिया, HCl। इट मींस जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस में ब्रेक होगा
और प्लस Cl ब्रेक होगा माइनस के अंदर। अगेन हम लोगों ने एक और रिएक्शन कराया है, K प्लस में ब्रेक हुआ है और OH माइनस में ब्रेक हुआ है। इट मींस जो प्लस है वह पेयरिंग करेगा माइनस के साथ और माइनस पेयरिंग करेगा प्लस के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट बना है KCl प्लस बाहर निकल जाएगा H2O। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ E1 रिएक्शन। किसका मैकेनिज्म है? E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो अभी हम लोग देख रहे थे E1 रिएक्शन को हम लोगों ने समझा। अब इसका थोड़ा सा 1 मिनट का समय मैं और लूंगा आप लोगों से, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है उसको मैं बता दूं जरा सा। तो अगर जैसे हम लोग निकालते थे SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, सिमिलरली E1 रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन वैसे ही निकलता है। यानी तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म को लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बता दूं। रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to concentration of substrate। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं इन शॉर्ट में RKN लिख रहा हूं। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? K, और हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है? CH3, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड CH3 का होल थ्राइस C और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl। तो ये है E1 रिएक्शन का जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। यानी E1 रिएक्शन भी जो है, E1 रिएक्शन जो है यह सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। किसमें होता है स्टूडेंट? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। फिर आ जाता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और देन लास्ट में आ जाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। तो इन दोनों चीजों को भी आप लिख लीजिए मैकेनिज्म के नीचे। और फिर हम लोग देखते हैं E2 रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।